डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पायरोल की स्ट्रक्चर डिस्कस की थी। पायरोल की स्ट्रक्चर में हमने देखा कि जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन था C4H5N, ऑन दिस बेसिस हमने स्ट्रक्चर है वो ये ड्रॉ की थी। डाइन कॉन्जुगेटेड डाइन्स लाइक स्ट्रक्चर्स एंड ऑल्सो दिस हैव अमीन ग्रुप। लेकिन जो एक्चुअल में जो ऑब्जर्वेशन थी पायरोल की, वो ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो एक्चुअल में पायरोल की स्ट्रक्चर है ये डाइन्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि पायरोल की स्ट्रक्चर है वो कैसी है, रेजोनेंस हाइब्रिड है ऑफ 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। यानी कि एक्चुअल्स में पायरोल की स्ट्रक्चर है वो क्या थी, ये थी रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये हमने अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसेप्ट डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान, यानी कि फ्यूरान की क्या स्ट्रक्चर है। तो सिमिलर कंसेप्ट जैसा कि हमने पायरोल की स्ट्रक्चर डिस्कस की थी, सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। फ्यूरान का जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूरान का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H4O, यानी कि 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड बाय कीपिंग इन व्यू द टेट्रा कोवलेंसी ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे हेट्रो एटम है, हेट्रो एटम की वैलेंसी और कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए हमने स्ट्रक्चर है वो ये ड्रॉ की कि फ्यूरान की स्ट्रक्चर है वो डाइन लाइक स्ट्रक्चर होती है, कॉन्जुगेटेड डाइन्स। अगर हम देखें तो यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये पोजीशन सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, और साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये ROR यानी कि ईथर लाइक बिहेवियर। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर फ्यूरान का बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड डाइन लाइक बिहेवियर होना चाहिए, और यहाँ पे ईथर जैसी प्रॉपर्टी है वो शो करना चाहिए। लेकिन क्या होता है एक्चुअल्स में, जैसे डाइन्स है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो उनमें से एडिशन रिएक्शन तो कुछ ही शो करता है फ्यूरान, पायरोल की तरह ही फ्यूरान भी मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करता है। और फ्यूरान ऑल्सो हैव ए कंसिडरेबल एरोमेटिक कैरेक्टर, जैसे कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के पास एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, इसी तरह फ्यूरान के पास भी एरोमेटिक कैरेक्टर है। और एरोमेटिक कैरेक्टर है या नहीं ये हम कैसे देखते हैं, हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी से। तो नॉर्मल जो एक्चुअल में जो ऑब्जर्वेशन हुई फ्यूरान की, विच हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H4O, this exhibits considerable aromatic character and it show electrophilic substitution reaction instead of electrophilic addition reaction। जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में जैसे बेंजीन रिंग शो करता है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, तो इस तरह की सारी रिएक्शन शो करता है बेंजीन की तरह। ऑल्सो इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय 65 किलोजूल पर मोल, यानी कि एक्चुअल में जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। रेजोनेंस एनर्जी है वो कितनी होती है, 65 किलोजूल पर मोल, जबकि हमने पायरोल के केस में कितनी देखी थी, 100 किलोजूल पर मोल। जबकि बेंजीन में की रेजोनेंस एनर्जी होती है 151 और कॉन्जुगेटेड डाइन्स की 12.5। तो फ्यूरान की है वो बेंजीन से लेसर है एज वेल एज पायरोल से लेसर है, यानी कि पायरोल से थोड़ा लेस स्टेबल है फ्यूरान, बट कॉन्जुगेटेड डाइइन से क्या है, हाईली स्टेबल है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है अप टू 65 किलोजूल पर मोल है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ की थी डाइन्स लाइक स्ट्रक्चर, ये डाइन लाइक स्ट्रक्चर है, ये इन बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो इसलिए फ्यूरान की स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर ये नहीं है, बल्कि कोई अदर स्ट्रक्चर्स है। तो क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर है, ये हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसेप्ट से डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसेप्ट इन फ्यूरान एज इन केस ऑफ पायरोल, कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज। जैसे पायरोल में कार्बन है और हेट्रो एटम नाइट्रोजन है, जस्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कार्बन तो है बट हेट्रो एटम यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। तो इन सिमिलर जैसे पायरोल के केस में था उसी तरह यहाँ पे भी फ्यूरान के केस में भी कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और ऑक्सीजन है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होके एक 5 मेंबर्ड का फ्लैट पेंटागन रिंग बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होती है, 2s2 2p2, एक्साइटेड स्टेट में 2s1 एंड 2p3। तो
यहाँ से एक s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल मिलके 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ईच कार्बन एटम हैव 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड 1 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स विच हैव लोन इलेक्ट्रॉन। एक लोन इलेक्ट्रॉन होगा और ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ये परपेंडिकुलर होगा इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के। परपेंडिकुलर क्यों होगा? क्योंकि मैं लेट कर लिया, अगर हो सकता है अब px py pz तीनों सेम एनर्जी में, तो इलेक्ट्रॉन हम px py में भी दिखा सकते हैं, px pz में भी दिखा सकते हैं, या py pz में भी। तो अगर px py हाइब्रिडाइज हो रहे हैं और sp2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल वो कैसे स्ट्रक्चर बनाएगा? अगर कोई एटम sp2 हाइब्रिडाइज है तो वो ट्रायंगुलर प्लेनर में अदर 3 एटम से कनेक्टेड हो सकता है थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। तो जो ये प्लेनर फॉर्म में होगा तो जो पी जेड है वो क्या होगा? ये अगर एक्स वाई प्लेन है तो अनहाइब्रिडाइज पी जेड है वो क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्यूरान के अंदर 4 कार्बन है, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड ईच कार्बन हैव 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड 1 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विच इज परपेंडिकुलर टू द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और वी कैन से दैट फ्लैट पेंटागन जो बनाएंगे उसके परपेंडिकुलर होगा। एंड ईच कार्बन हैव अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विच हैव 1 लोन इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इन केस ऑफ ऑक्सीजन हैव 2s2 electron and 2p4 electron, from which 1s and 2p orbitals combines or hybridize to form sp2 hybrid orbital, and oxygen form 3sp2 hybrid orbital। 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, 3 sp2 होंगे, तीनों किस तरह से मैनर होंगे? एक ट्रायंगुलर प्लेनर मैनर में अरेंज्ड होंगे एक ही प्लेन में। और ऑक्सीजन के पास जिसमें से 3 है हाइब्रिड, तीनों में से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास तो एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिसके पास पूरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। वी कैन से दैट 2 लोन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ऑक्सीजन के पास जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है दैट इज परपेंडिकुलर टू द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, उसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें, कार्बन के तीनों sp2 है, तीनों के पास एक एक लोन इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन का जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसके पास भी एक लोन इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ऑक्सीजन के अंदर 2 लोन इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, पूरा पेयर है इलेक्ट्रॉन पेयर। एक तो है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में और एक है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में, और जो बाकी बचे हुए 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक्चुअल में पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगी? हर कार्बन है वो उसके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, देन ईच कार्बन फॉर्म एक सिग्मा बॉन्ड विद अदर कार्बन एंड हाइड्रोजन। अदर कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ वो किस तरह से बनाएगा? अगर हम यहाँ देखें इस केसेस में, तो इस कार्बन का अगर हम लेट करें यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक sp2 इस कार्बन के साथ और एक sp2 है या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। इसी तरह इस साथ वाले कार्बन ने एक sp2 इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, एक इस कार्बन के साथ, और दूसरे वाला थर्ड sp2 है वो इसके साथ बना लेगा। सिमिलरली इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे इस कार्बन हेयर ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे भी कार्बन है, इसने क्या कर लिया यहाँ हाइड्रोजन के साथ और एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन और एक ऑक्सीजन के साथ। अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के केस में क्या है? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तीनों में से एक ने इस कार्बन के साथ बना लिया, एक ने इस कार्बन के साथ बना लिया बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक जो है वो ट्रायंगुलर प्लेनर मैनर में ही यहाँ रहेगा विच हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास पूरा पेयर है लोन इलेक्ट्रॉन का, वो इसी ट्रायंगुलर प्लेनर में या फ्लैट पेंटागन के प्लेन में ही रहेगा। अब हमें पता है ईच कार्बन एंड ऑक्सीजन के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जो परपेंडिकुलर है इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम इस प्लेन में दिखाते हैं जो पेपर का प्लेन है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो अनहाइब्रिडाइज है वो किसी का ईच कार्बन है अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल, और अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल हर कार्बन के पास है, उसमें एक एक लोन इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकता है, अबव एंड बिलो द प्लेन बहुत जगह हो सकती है। हेयर
this carbon also, and here these carbons have unhybridized p orbitals. and ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास भी अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, बट ऑक्सीजन के पास जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो पूरा पेयर है इलेक्ट्रॉन का, पूरा लोन इलेक्ट्रॉन हेयर। क्लियर है? तो इस केस में यहाँ पे अगर हम देखें, दोनों केसेस में कार्बन के पास भी है और ऑक्सीजन के पास भी अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स है। तो आपस में p ऑर्बिटल्स है, एक तरह से ये सेम प्लेन में हो गए p ऑर्बिटल्स, तो पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। हो सकता है ये यहाँ इसके साथ ओवरलैप करे, ये ओवरलैप यहाँ करेगा हेयर, एंड दिस ओवरलैप विद दिस, एंड दिस ओवरलैपिंग विद हेयर दिस। या फिर हो सकता है अबव द प्लेन एंड बिलो द, जब ओवरलैपिंग पॉसिबल है तो बोथ साइड होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है p ऑर्बिटल में वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, और साइड वाइज ओवरलैपिंग करके हेयर यहाँ एंड यहाँ। तो इस केसेस में दिस by sidewise overlapping of unhybridized p orbitals, it results into the formation of pi molecular orbitals. In this pi molecular orbital there are 6 pi electrons। 6 कैसे है? 4 कार्बन है यहाँ पे, चारों कार्बन के पास p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज, एक एक इलेक्ट्रॉन है, और इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग कौन कर रहा है? ऑक्सीजन का जो p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज वो ओवरलैप कर रहा है। जो sp2 वाला है वो तो इनके प्लेन में है ही नहीं, ये अनहाइब्रिडाइज वाला है वो तो इस डायरेक्शन में है ऐसे, और जो हाइब्रिडाइज वाला है वो इस डायरेक्शन में है ऐसे, इस प्लेन में। तो इन दोनों की तो ओवरलैपिंग हो नहीं सकती है। आपस में जो पैरेलल है, जैसे कार्बन के जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन का भी जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है वो सेम प्लेन में है, उनकी ओवरलैपिंग होगी साइड वाइज है यहाँ से और यहाँ से, दोनों लोब से पॉसिबल है साइड वाइज ओवरलैपिंग है वो। तो यहाँ पे जो डीलोकलाइज्ड हो रहा है वो ऑक्सीजन का अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज है वो नहीं हो रहा है। तो एक्चुअल्स में पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल है जो डीलोकलाइज्ड है वो हमें किस तरह से दिखेगा? एक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग की तरह दिखेगा। अबव वन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग है, वन रिंग अबव द प्लेन दिखेगी एंड वन रिंग बिलो द प्लेन। अगर हम इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मोलिकुलर ऑर्बिटल हम ड्रॉ करें एक्चुअल में, तो इसकी किस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्चुअल है वो किस तरह से ऑब्जर्व होगी? वन रिंग हेयर अबव द प्लेन एंड वन रिंग इस फ्लैट पेंटागन के बिलो, दैट इज हेयर। and we draw here the lone pair of oxygen। 2 lone pairs है, एक है वो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में और दूसरा है वो हाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में। तो एक्चुअल में फ्यूरान की स्ट्रक्चर है वो एक स्ट्रक्चर्स नहीं है बल्कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। सो द रेजोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान्स की पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर हम ड्रॉ करें एक्चुअल में तो वो क्या होगी? कौन कौन कितनी पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? हेयर यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हेयर और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहले कौन से वाला डीलोकलाइज होगा? p ऑर्बिटल वाला। ये p ऑर्बिटल वाला डीलोकलाइज होगा अनहाइब्रिड, देन यहाँ शिफ्ट एंड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट। तो अब नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? इस कार्बन के पास, और यहाँ ऑक्सीजन पे एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, देन ऑक्सीजन के पास एक लोन इलेक्ट्रॉन sp2 वाला एज इट इज़ है, और साथ में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे हेयर नेक्स्ट में क्या होगा? ये यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड था ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इन दिस केस हेयर ऑक्सीजन के पास अभी भी डबल बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, एक अब डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और यहाँ इस कार्बन पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट में ये यहाँ शिफ्ट एंड ये यहाँ शिफ्ट। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या होगी? यहाँ डबल बॉन्ड हेयर,
पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ गई, इस पोजीशन पे, एंड यहाँ डबल बॉन्ड हेयर, और ऑक्सीजन पे अभी भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट में ये यहाँ शिफ्ट और नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे। तो हम देखेंगे कि ये टोटल 5 है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन दिस केस यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज हेयर, और यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे हेयर डबल बॉन्ड, और यहाँ लॉन इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। सो दीज आर 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान। तो इन दिस केस अब यहाँ पे भी अगर हम कंपेयर करें बेंजीन से कि बेंजीन जितना स्टेबलाइज्ड क्यों नहीं होता है, क्योंकि बेंजीन के केस में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है और दोनों ही ऐसे जहाँ पे चार्ज का सेपरेशन नहीं होता है, तो दोनों ही स्ट्रक्चर है वो टुवर्ड्स स्टेबिलिटी कंट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन यहाँ पे फ्यूरान के केस में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी है जहाँ पे सेपरेशन नहीं हो रहा चार्ज का, तो सिर्फ एज कम्पेयर टू बेंजीन फ्यूरान में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर ऐसी है जो मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, जबकि बाकी 4 स्ट्रक्चर्स है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सो वहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, वो स्टेबिलिटी की टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। तो इसीलिए ड्यू टू contribution of only single structure, as in case of benzene there are 2 structure which contribute towards stability, furan is less stable, or resonance energy we can say the resonantly less stabilized than benzene. Benzene is more resonance stabilized as compared to furan. अदर की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है इसका, जैसे कि हम बॉन्ड लेंथ डिटर्मिनेशन से देखा कि बॉन्ड लेंथ डिटर्मिनेशन से एक्चुअल जो कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड है वो अप्रोक्सीमेटली 137 पिकोमीटर मेजर हुई, और जो एक्चुअल कार्बन ऑक्सीजन की सिंगल बॉन्ड लेंथ है वो होती है 143 पिकोमीटर। इट मीन्स यहाँ पे फ्यूरान के केस में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसकी लेंथ इतनी कम है, इसका मतलब ये कंप्लीट सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर तो है नहीं, यानी कि कुछ ना कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है वो इस सिंगल बॉन्ड की जितनी होनी चाहिए उससे लेसर है। तो बॉन्ड लेंथ डिटर्मिनेशन से भी कंफर्म हुआ कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर है वो क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है या रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर शो करता है। तो एक्चुअल में जनरल स्ट्रक्चर है फ्यूरान की, वी कैन रिप्रेजेंट द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड वी कैन शो हेयर द एक्चुअल structures of furan is here ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव और ऑलमोस्ट हर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, देन वी कैन शो बाय रिंग एंड हेयर नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज आर रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फ्यूरान। इस केस में यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, तो हम बुक्स में कई जगह ये शो की हुई है, लेकिन एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है वो ये शो होनी चाहिए यहाँ पे, जस्ट कि नेगेटिव चार्ज है वो पूरी रिंग पे नहीं आ रहा है बल्कि सिर्फ इन 4 कार्बन के ऊपर आ रहा है। सो वी कैन शो द एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दिस मैनर। नाउ नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ थायोफिन। थायोफिन की स्ट्रक्चर भी हम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे, सेम कंसेप्ट होगा थायोफिन में भी। जैसे जस्ट डिफरेंस क्या है, फ्यूरान में ऑक्सीजन है हेट्रो एटम, और थायोफिन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सल्फर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा थायोफिन में, C4H4S। अब सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का ही है, तो सेम जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज है, उसी तरह सल्फर का भी सेम कंसेप्ट होगा। और जो फ्यूरान की ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्टी है वही ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी है वही थायोफिन की है, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C4H4S। कंसिडरेबल एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। जबकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है वो क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनर्जी है थायोफिन की वो डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू फ्यूरान। इसकी जो है वो 125 किलो जूल पर मोल होती है थायोफिन के केस में। तो थायोफिन का केस अगर हम लेकर चलें, थायोफिन में भी कार्बन और ऑक्सीजन की जगह क्या होगा, सल्फर। कार्बन है थायोफिन के केस के अंदर भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा, एक p ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा, और सल्फर भी इसी फैमिली का ही है, ऑक्सीजन फैमिली का ही। तो सल्फर के केस में भी क्या होगा, सेम चीज़ होगी हेयर। सल्फर के पास भी 3s होगा, 2s
S की जगह क्या हो जाएगा, जस्ट 3s, नंबर चेंज हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और सेम यहाँ पे 3px 3py 3pz है। इलेक्ट्रॉन जो है sp हाइब्रिडाइज होगा, तो sp2 हाइब्रिडाइज, 3 sp2 हाइब्रिडाइज होंगे s ऑर्बिटल, s एटम, सल्फर एटम के साथ। एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज होगा, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा सल्फर एटम का, उसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जो दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इनके पास एक एक लोन इलेक्ट्रॉन होगा। और कार्बन की कैपेसिटी है वो तो सेम होगी। तो एक्चुअल में जिस तरह से फ्यूरान की स्ट्रक्चर्स होती है, इसी तरह थायोफिन भी शो करता है। अगर थायोफिन की हम बात करें तो थायोफिन में भी ईच कार्बन having p orbitals each containing one lone electrons, and sulfur have p unhybridized p orbital perpendicular to the flat pentagon, and each have a lone pair of electron, and these p orbitals are parallel and undergo sidewise overlapping and results into the formation of a pi molecular orbitals which contain 6 pi electrons delocalized and form a ring of pi electron density, one ring above the plane, or we can say that above the flat pentagon ring, and one ring of electron density is below the plane of पेंटागन। तो इस तरह से जो थायोफिन का के स्ट्रक्चर है वो भी सिमिलर होती है जैसे फ्यूरान की। तो इसी तरह से ओवरलैपिंग की वजह से जो थायोफिन है वो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है जस्ट लाइक फ्यूरान। सो दीज आर द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ थायोफिन्स, एंड सो द एक्चुअल स्ट्रक्चर्स और द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ थायोफिन इज दिस। सो थायोफिन्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज डाइन लाइक स्ट्रक्चर, द एक्चुअल स्ट्रक्चर is the resonance hybrid, or the general thiophene can be represented as by these structures. Now what is the relative aromatic character of pyrrole, thiophene and furan? अब हमने ये तो देख लिया कि जितने भी पायरोल है, थायोफिन है या फिर फ्यूरान है, इनका एरोमेटिक कैरेक्टर है वो बेंजीन से लेस है या फिर ज़्यादा है, और आपस में ये कितने ज़्यादा एरोमेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो जैसा कि हमने अब स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे तब देखा कि फ्यूरान, पायरोल एंड थायोफिन तीनों 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं। पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जैसे कि इसी पे आपको थायोफिन की स्ट्रक्चर्स भी शो हो रही है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ऐसे ही पायरोल के केस में थी, ऐसे ही फ्यूरान के केस में थी। तो तीनों के केस में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 है, पांचों में से एक ही स्ट्रक्चर ऐसी है जहाँ पे चार्ज का सेपरेशन नहीं हो रहा है। जबकि बेंजीन के केस में ऐसी 2 स्ट्रक्चर, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही 2 पॉसिबल है, और दोनों ही कहीं पे भी चार्ज का सेपरेशन नहीं हो रहा है, विदाउट सेपरेशन ऑफ चार्ज है। तो बेंजीन के केस में दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो टुवार्ड्स स्टेबिलिटी इक्वली कंट्रीब्यूट करती है, यानी कि स्टेबिलिटी के टुवार्ड्स इन 2 स्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम है। जबकि फ्यूरान, थायोफिन एंड पायरोल के केस में एक ही स्ट्रक्चर ऐसी है जहाँ पे चार्ज का सेपरेशन नहीं हो रहा, बाकी 5 स्ट्रक्चर है वहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। तो इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो एक है जहाँ पे चार्ज का सेपरेशन नहीं हो रहा है वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करिए टुवार्ड स्टेबिलिटी। तो अगर हम बेंजीन से एरोमेटिक कैरेक्टर इनका कंपेयर करें, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन का, तो बेंजीन में तो ऐसी 2 स्ट्रक्चर है जो स्टेबलाइज कर रही है, और यहाँ पे ऐसी एक ही स्ट्रक्चर है फ्यूरान, पायरोल और थायोफिन के केस में। तो एज कंपेयर टू बेंजीन, पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन है वो रेजोनेंसली इतने ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं होते हैं जितने बेंजीन, और वी कैन से दैट बेंजीन है वो मोर स्टेबलाइज है एज कंपेयर टू पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन। मोर स्टेबलाइज है तो यहाँ पे बेंजीन है वो मोर एरोमेटिक है एज कंपेयर टू पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन। या फिर हम कह सकते हैं कि जो एरोमेटिक कैरेक्टर है बेंजीन का वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन। नेक्स्ट है कि आपस में जो पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन है इनका एरोमेटिक कैरेक्टर अगर हमें कंपेयर करना है, बेंजीन से तो ये तीनों ही लेस एरोमेटिक है, लेकिन आपस में कौन ज़्यादा एरोमेटिक है? पायरोल के केस में हेट्रो एटम क्या है? नाइट्रोजन। फ्यूरान के केस में हेट्रो एटम है ऑक्सीजन, और थायोफिन के केस में है सल्फर। और
अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बाद सल्फर, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। हाईएस्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। अब डाउन अलोंग द पीरियड जब हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होती है, बल्कि ग्रुप में जब हम डाउन जाते जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली में कंपेयर करें तो ऑक्सीजन फैमिली है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन सेम पीरियड का एटम है तो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। बट सल्फर है वो ऑक्सीजन फैमिली में ग्रुप में डाउन है, सेकेंड नंबर पर है, तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो थोड़ी लेस होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो एक्चुअल ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन एंड देन सल्फर। अब बात आती है इनकी स्टेबिलिटी की। जो जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब वो उतना ही एरोमेटिक होगा, बिकॉज एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स या एरोमेटिक कैरेक्टर्स शो करने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनर्जी है वो लिस्ट होती है। लिस्ट एनर्जी मीन्स हायर स्टेबिलिटी। तो हम स्टेबिलिटी से इनकी एनर्जी कंपेयर करेंगे, जो जितना ज़्यादा स्टेबल उनकी एनर्जी उतनी लीस्ट, एनर्जी जितनी लीस्ट मीन्स उसका एरोमेटिक कैरेक्टर है वो उतना ही ज़्यादा। अब पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन के केस की बात करते हैं। अब तीनों के तीनों 5-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं, और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी वजह से हो रहा है कि यहाँ जो हेट्रो एटम है वो अपने लोन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है रेजोनेंस में। तो जो हेट्रो एटम जितना ईजिली अपने लोन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेंस में, उस केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो उतनी ही प्रेफर्ड होगी, और वो रिएक्शन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे हेट्रो एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी टेंडेंसी कम है इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में डोनेट करने की, कर तो रहा है बट इतना इजीली नहीं करेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और किस केस में ऑक्सीजन, फ्यूरान के केस में। तो फ्यूरान में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट तो कर रहा है बट इतना इजीली नहीं कर रहा है जितना नाइट्रोजन कर रहा है। तो एज कंपेयर टू नाइट्रोजन किस केस में है, पायरोल। तो और नाइट्रोजन जितना कर तो रहा है बट इतना इजीली नहीं कर रहा है जितना सल्फर एटम करेगा। सल्फर कहाँ करेगा, थायोफिन में। तो अगर हम बात करें रेजोनेंस में कंट्रीब्यूशन की, तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस है वो किस में होगा, क्योंकि सल्फर सबसे इजीली करेगा, इन तीनों में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देन थायोफिन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो फेवरेबल है, जबकि फ्यूरान की सबसे लिस्ट फेवरेबल है, और पायरोल है इन बिटवीन कहीं लाई करेगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी सबसे जो रेजोनेंस की हम बात करें तो सबसे प्रेफर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है या मोस्ट स्टेबल जो है रेजोनेंस, या फिर कह सकते हैं जो रिजल्टेंट रेजोनेंस है, फेवरेबल रिजल्ट रेजोनेंस, वो किस केस में होगा, थायोफिन के केस में होगा सबसे ज़्यादा, फिर पायरोल एंड फिर फ्यूरान। यानी कि जहाँ पे मीन्स थायोफिन ईजिली कर रहा है, थायोफिन में सल्फर एटम, यानी कि थायोफिन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो थायोफिन सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद पायरोल और सबसे लिस्ट फ्यूरान। तो अगर हम एरोमेटिक की बात करें तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर है वो किसका होगा, हाईली एरोमेटिक होगा थायोफिन, because these have sulfur atom which is less electronegative है। then the रेजोनेंस में डिलोकलाइजेशन में इजिली अपने लोन इलेक्ट्रॉन देगा, इजिली देगा। तो रेजोनेंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एज कम्पेयर टू अदर टू। रेजोनेंस इंपॉर्टेंट देन थायोफिन, वी कैन से दैट मोर स्टेबलाइज्ड इन द थायोफिन इज हाईली एरोमेटिक एज कम्पेयर टू पायरोल एंड फ्यूरान। सेकेंड नंबर पे कौन सा आएगा, विच कंटेन नाइट्रोजन हेट्रोएटम, दैट इज पायरोल। एंड सबसे लीस्ट एरोमेटिक है वो कौन सा होगा, फ्यूरान। तो अगर हम इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड 5 मेंबर रिंग विच कंटेन्स 1 हेट्रो एटम एरोमेटिसिटी कंपेयर करेंगे, देन थायोफिन विल बी मोस्ट एरोमेटिक, एंड आफ्टर दैट पायरोल एंड फ्यूरान विल बी द लीस्ट एरोमेटिक। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑन द molecular orbital concept of heterocyclic compound which contains 1 hetero atom. In next lecture we will discuss these 3 heterocyclic compound turn by turn with their physical properties, chemical properties and method of formation of these heterocyclic compounds. Thank you.